नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यू स्केल डिजिटल और ये है हमारा खास कार्यक्रम प्रसंगवश। और पुनः कमान संभाली है वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा ने। आज चर्चा होगी उन आदेशों की जिन्होंने शिक्षकों और बीएलओ की नींद उड़ा दी है। काम में लापरवाही पर वेतन रोकने से लेकर सीधे एफआईआर तक की चेतावनी। वहीं बिहार की सियासत में इतिहास तो बना, नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन क्या गृह मंत्रालय देकर बीजेपी ने असली रिमोट कंट्रोल अपने पास रख लिया है? और अंत में बात राजस्थान की, जहां कांग्रेस ने जिलाध्यक्षों की नई फौज उतार दी है। इन तमाम मुद्दों पर बेबाक राय और विश्लेषण देखिए रमेश शर्मा के साथ। नमस्कार, प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज बात करेंगे कुछ सम्मिलित मुद्दों को लेकर के। छोटे छोटे रूप में आपको मैं बताऊंगा कुछ जो मुद्दे हैं। सबसे बात पहले करेंगे एसआईआर को लेकर। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतगणना पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी है, जिसको लेकर के कई जगह बीएलओ परेशान होकर के उनकी मृत्यु हो जाने जैसी समाचारों की भी जानकारी मिली है। इसके बाद में भी अभी जो सरकार का रुख है या चुनाव आयोग का रुख है, वो उनका कहना है कि यह एक लोकतांत्रिक कार्य है जिसमें देश के हर नागरिक का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, जिससे वो देश की किसी भी भागीदारी में अपनी भूमिका निभा सके। इसको लेकर के अब सुनने में आया कि उत्तर प्रदेश में सरकार ने बहुत बड़ी सख्ती की है। जो चुनाव से जुड़े हुए अधिकारी उन्होंने सख्ती की है, जहां पर 60 शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया। 352 बीएलओ को चेतावनी दी गई है कि अगर आप काम सही तरीके से नहीं करोगे तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इसके साथ में ही एआरओ सहायक निर्वाचन अधिकारी जो होते हैं, बीडीओ, नायब तहसीलदार, तहसीलदार को भी 24 घंटे में 8000 पत्र का डिजिग्नेशन कराने का आदेश जारी किया है। अगर ये लोग उसकी पालना नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि मैंने देखा है कई जगह से जो जानकारी मिल रही है कि बीएलओ तत्परता से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उन नए बीएलओ को जो नए नए नौकरी में लगे हैं उनको कुछ परेशानी आ रही है। घर पे जाने के बाद में कई सदस्य मिलते नहीं हैं। ऐसी स्थिति में भी उनको कई बार चक्कर भी लगाना पड़ता है। साथ साथ ही उनके पास में जो टारगेट्स हैं, टारगेट्स को लेकर अब किसी मतदाता सूची में 500 नाम है, किसी में 1000 नाम है, किसी में 1500 नाम है, लेकिन बीएलओ एक ही है। जिसके पास में कम नाम है वो जल्दी काम कर लेता है, जिनके पास में ज़्यादा। हालांकि सुपरवाइजर्स भी लगाए गए, सुपरवाइजर्स भी सहयोग कर रहे हैं इस मामले में, लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि बजाय जल्दबाजी के कुछ सीमा बढ़ा देनी चाहिए ताकि काम आसानी से और स्वतंत्रता से हो सके। इसके साथ साथ ये भी है कि बीएलओ को कुछ कहना ये भी है कि उनके ऊपर अनावश्यक दबाव भी है, जिसको दबाव को झेल करके भी उनको टेंशन का सामना करना पड़ता है। कुल मिलाकर के इस स्थिति को संभालने के लिए जागरूकता की जरूरत है। सरकार को भी इस मामले में थोड़ी सी ढिलाई बरत करके बीएलओ को स्वतंत्र रूप से काम करने की इजाजत दी जानी चाहिए। बात करते हैं, साथ साथ में कई परिवार ऐसे होते हैं जो भी बीएलओ को मतलब सपोर्ट नहीं करते हैं। कहते बाद में आना, कल आना, आज घर पर नहीं है, आज जिम्मेदार आदमी घर पर नहीं है, तो उनसे भी उनको बार बार चक्कर खाने पड़ते हैं। हालांकि बीएलओ फोन करके घर पर पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर भी बीएलओ की परेशानी को हमें समझना चाहिए। तो इस तरह की बात होगी। बात अब करते हैं कि किस प्रकार से दूसरी तरफ बात करते हैं बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश बाबू की। देखा जाए तो नीतीश बाबू संवैधानिक रूप से बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 20 साल से मुख्यमंत्री लगातार रहे हैं। 20 साल में उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ साथ में गृह मंत्री जैसा पद भी साथ में रखा। लेकिन अब कई तरह की राजनीति शुरू हो गई, जिसमें कहा जा रहा है कि भाजपा ने
नीतीश बाबू के छोटे भाई के रूप में उनका कद कर दिया है, जबकि बड़े रूप में बीजेपी खुद शासन करना चाहती है। हालांकि नीतीश कुमार बैठे रहेंगे मुख्यमंत्री के पद पर, लेकिन गृह मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय होता है जो काफी शक्तिशाली होता है। उस गृह मंत्रालय के माध्यम से पूरे प्रदेश की नियंत्रण, अपराध के नियंत्रण की स्थिति या जिस भी प्रकार का एक कंट्रोलिंग पावर होता है वो गृह मंत्री के पास में होता है। तो ऐसी स्थिति में अब देखो, बात है कि नीतीश बाबू को 84 सीटें मिली, भाजपा को मिली 90। ज्यादा फर्क नहीं, 6 सीट का फर्क है। लेकिन जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो 14 सीटें भाजपा को दी गई मंत्रिमंडल में और नीतीश बाबू को दी गई 8। तो कुल मिलाकर के वहीं से ऐसा कुछ नाटक शुरू हो गया जिसमें नीतीश बाबू की भी कुछ मजबूरी रही होगी कि उनको भी ये मानना पड़ा कि ठीक है, जैसा मिलजुल कर निर्णय हो रहा है मुझे ठीक है। लेकिन जो झलक एक दिख रही है, झलक इस तरह की दिख रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक प्रकार से, जिस प्रकार सुना तो ये भी जा रहा है कि नीतीश बाबू को 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाने की भी बातें सामने आई थी, लेकिन वो सिर्फ सुनी सुनाई बातें, उसको हम नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है ऐसा कुछ हुआ भी होगा। महाराष्ट्र में भी इसी प्रकार का हुआ था, हो सकता है बिहार में भी कुछ आने वाले समय में। हालांकि 5 साल बहुत बड़ा लंबा समय होता है, 5 साल में क्या कुछ रहेगा, राजनीतिक जो विश्लेषज्ञ हैं वो अपने अपने हिसाब से, अपनी पार्टी की नीतियों के हिसाब से विरोध और प्रतिरोध जैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में बहुप्रतीक्षित जिला अध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है। घोषणा होने के बाद में जिस प्रकार की जिला अध्यक्षों की नियुक्ति सामने आई है, उसमें से अधिकांश जगह पर चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं। चौंकाने वाले इसलिए नहीं, बना तो कांग्रेस का ही व्यक्ति है जिला अध्यक्ष बना, वो कांग्रेस के अलावा तो कोई बना नहीं। हो सकता है कि एक आध कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनमें को पहले दूसरी पार्टी में थे, बाद में कांग्रेस ज्वाइन कर ली, इनको जिला अध्यक्ष बना दिया। लेकिन वो भी अपने क्षेत्र के अंदर अपनी अहमियत रखते हैं, इसलिए उनको सबको दिया। लेकिन मोटे रूप में अगर देखा जाए तो जो एक आकलन चल रहा था कि अशोक गहलोत का आदमी है, डोटासरा का आदमी है या सचिन पायलट का आदमी है, इसको जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा, इसको गहलोत को समर्थन का मिलेगा या पायलट का मिलेगा, डोटासरा का, तो जो जिस प्रकार से बनाए गए हैं उसमें से कुछ नाम ऐसे हैं जो किसी के खास नहीं है। कांग्रेस के तो खास हैं, लेकिन वो पायलट के भी खास हैं, गहलोत के भी खास हैं, डोटासरा के भी खास हैं। ऐसे लोगों को अध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि 5 अध्यक्षों की नियुक्ति फिलहाल रुकी हुई है। नियुक्ति के बाद में कोई विरोध जैसी बात अभी सामने नहीं आ रही है। हालांकि जहाँ जहाँ अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं उनके समर्थन में उनके समर्थकों ने प्रसन्नता जाहिर की है और तीनों नेताओं का आभार, यानी कि गहलोत, पायलट और डोटासरा का आभार जताया कि उन्होंने उनके क्षेत्र में प्रमुख व्यक्ति को जिलाध्यक्ष बनाया। हालांकि स्थिति जिलाध्यक्ष बनाने के बाद में मध्य प्रदेश में ज़्यादा हुई थी, जहाँ बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, लेकिन राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। लेकिन अब जब नए अध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है, इसके बाद में कांग्रेस का नया स्वरूप क्या सामने आएगा, संगठन को कौन सी दिशा मिलेगी, कौन कौन लोग उनसे जुड़ेंगे, कौन कौन से कांग्रेस के ऐसे कार्य हैं जो इन जिलाध्यक्षों के सहयोग से किए जाएंगे। आज के प्रसंग को विराम देते हैं। कल फिर किसी प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।